हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एंड प्रैक्टिकली इट इज़ चैप्टर नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपेंद्र सिंह की बुक का ये स्टार्ट करा था, जिसका नाम है हंटर्स एंड गैदरर्स ऑफ द पेलियोलिथिक एंड द मीजोलिथिक एज। अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे नियोलिथिक एज के बारे में, और उससे जो अगला चैप्टर है डैट इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था कि मिस्टर रॉबर्ट ब्रूस फूड को, जो कि एक ऑफिसर थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने पलावरम हैंड एक्स को फाइंड करा था, जो कि कंसिडर करी जाती है कि पहला प्री हिस्टोरिक टूल जो कि इंडिया के अंदर डिस्कवर करा गया था। ठीक है, तो जो डिस्कवर करा गया था, लेकिन प्रैक्टिकली वो पहला नहीं होगा। इंसानों ने इससे पहले भी कोई टूल बनाए थे, लेकिन इट वॉज द फर्स्ट टूल टू बी डिस्कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक है, अब तो इसके बारे में हमने कुछ जनरल जो है बातें डिस्कस करी थी कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो पुराने ज़माने के अंदर रहते होंगे, और उन्होंने जो औजार थे जो उनके, वो मेटल्स के ना होके सबसे पहले उन्होंने पत्थरों के यूज़ करे थे, जो कि बिल्कुल भी पॉलिश नहीं थे, बड़े साइज़ के हुआ करते थे। एनिमल्स वगैरह के वो सर पे मार देते होंगे ताकि वो उनको खा सकें, फिर ज़ख्मी करने के बाद, उनको अधमरा करने के बाद, और फिर जान से मारकर उनका जो गोश्त वगैरह है वो कच्चा खाते थे पहले, और बाद में जब आग वगैरह की डिस्कवरी हुई तब वो पकाकर उसको खाने लगे। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द जियोलॉजिकल एजेस एंड द होमिनिन इवोल्यूशन। इंसान पृथ्वी पर कैसे आया, इसको आर्कियोलॉजिस्ट अलोंग विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट कौन से पर्सपेक्टिव से और किस तरीके से देखते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र मारेंगे। और यहाँ पर कोई ऐसी यूनिक बात नहीं लिखी हुई है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। जब भी दोस्तों, आप एक बात आपको पता है, जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के इवोल्यूशन की, तो चार्ल्स चार्ल्स डार्विन का नाम तो आता ही आता है। डार्विनिज्म की जो थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन यहाँ पर उपेंद्र सिंह के अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कोई महारत हासिल नहीं कर लिया था ये थ्योरी देकर के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने भी बड़े सारे पुराने, जो उनसे पहले, डार्विन के ज़माने से पहले जो आर्टिकल्स या अपना रिसर्च वर्क कर चुके थे, आर्टिकल्स लिख चुके थे ह्यूमन बींग्स और अर्थ के इवोल्यूशन के ऊपर, स्पीशीज़ के सर्वाइवल के ऊपर, उनकी मदद लेकर चार्ल्स डार्विन ने अपनी खुद की थ्योरी पॉस्टुलेट करी थी। विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में डार्विन का नाम ज़्यादा प्रचलित हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा होमवर्क डार्विन ने ही करा था। चार्ल्स डार्विन से पहले बहुत सारे लोग एक नींव बिछा गए थे, अपना इन्वेस्टिगेशन करके, अपना रिसर्च वर्क करके, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करके, अपने रिसर्च पेपर को निकाल कर पब्लिश कर कर, जिससे बड़े सारे चीज़ों से चार्ल्स डार्विन ने हेल्प ली, और उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी। तो चार्ल्स डार्विन की इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी के अलावा जो हमें एक मुख्य चीज़ देखने को मिलती है, वो ये जानने को मिलती है कि अर्थ जो इवॉल्व होता है, अर्थ का जब इवोल्यूशन होता है, पर्टिकुलरली अर्थ का एंड इन जर्नल यूनिवर्स का, तो एक जर्नल डिबेट चलती है कि अर्थ पे आने वाली स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स, कैसे इवॉल्व होती है। अब यहाँ पर हमें एक ना डायलेमा भी देखने को मिलता है। अब क्या होता है, पुराने ज़माने के अंदर ना, या आज भी अगर आप देख लो, तो लोगों को ना ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर कोई भी बात हो रखी हो, जो उनके धर्म के पर्सपेक्टिव से कोई भी बात हो रखी हो, और धर्म के साथ हमेशा एक लड़ाई चलती है साइंस की। साइंस क्योंकि हमेशा बिलीव करती है एज अ डिसिप्लिन ऑन द फैक्ट्स, ऑन रिसर्च। लेकिन जब भी हम बात करते हैं इसकी रिलीजन के अंदर बहुत सारे चीज़ों को इन जर्नल प्रेजेंट कर दिया जाता है, जिसको साइंटिस्ट जनरली नहीं मानते हैं अनटिल एंड अनलेस वो उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सके। अब यहाँ पर मैं 1 मिनट का समय लेकर आपको लेकर जाना चाहूँगा चैप्टर नंबर, इससे जो पहला वाला था, चैप्टर नंबर 1 एंड प्रैक्टिकली चैप्टर नंबर 2, जहाँ पर हमने चैप्टर की शुरुआत में बात करी थी कुछ रामायण एंड महाभारत के बारे में। वहाँ पर जब ये पांडवों का जिक्र होता है कि वो दिल्ली में आए थे, ठीक है, और इंद्रप्रस्थ नाम की जगह पर वो रहते थे, और उनके जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रेसेस को फाइंड करने की कोशिश करी, तो जितना जिक्र करा गया है महाभारत की किताब के अंदर,
विद रिस्पेक्ट टू पांडव्स एंड ऑल देयर फाइंडिंग्स, या फिर और भी जगह पर, जैसे नॉट ओनली पांडव्स लेकिन धर्म को लेकर, चाहे वो रामायण में गिवन हो या फिर कहीं और भी गिवन हो, आर्कियोलॉजिस्ट को इतने ज़्यादा रिमेन्स नहीं मिल पाए हैं। अब धर्म को जो बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, जो उनसे लगाव रखते हैं, वो तो ये बोल देते हैं कि भगवानों ने वो अवशेष यहाँ पर धरती के अंदर छोड़े ही नहीं, इसलिए वो अपने साथ ले गए और प्रूफ भगवान ने मिटा दिए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अलॉन्ग विद द साइंटिफिक कम्युनिटी, उनका ये मानना है कि ये जो स्टोरीज हैं इनको हम माइथोलॉजिकल बुक्स इसलिए कहते हैं, रामायण हो गई, गीता हो गई, महाभारत हो गई, और भी रिलीजन के जो टेक्स्ट हो गए, जैसे इस लेक्चर में हम फिलहाल बात बाइबल की करेंगे कि बाइबल के अंदर कैसे ह्यूमन बींग्स के एवोल्यूशन के बारे में, एडम ईव की कहानी के बारे में बताया जाता है, जिसको अगेन आर्कियोलॉजिस्ट को ना कभी भी और साइंटिस्टों को कोई प्रूव नहीं मिल रखे हैं इन सब चीज़ों के, कि जितनी डिटेल्ड तरीके से बात यहाँ पर करी गई है। हाँ, कुछ कुछ डॉट्स कभी कभार कनेक्ट होते हैं। जैसे आप अगर रामायण के अंदर देखो तो सीता मैया को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए, वापस लाने के लिए, जो भगवान श्री राम ने बंदरों की सेना के साथ जो पुल बनवाया था, वो आज भी श्रीलंका में वहाँ पर हमें जो फ्लोटिंग स्टोन्स हैं उसकी फॉर्म में देखने को मिलता है। कुछ कुछ डॉट्स कनेक्ट होती हैं, लेकिन 100% वो रथ, वो मुकुट, इतनी बड़ी बड़ी तलवारें, धनुष बाण वगैरह, ये सब गड़े मिले ही रखे हों, इस चीज़ का कोई पुख्ता और कुख्यात सबूत हमें अभी तक नहीं मिला है। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो हैं इस चीज़ को डिस्कवर करने में और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने में असमर्थ रहे हैं थोड़े बहुत। अब जो धर्म के ऊपर जो बहुत सारे लोग अपना लगाव रखते हैं और इन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों को बुरा लग जाता है। और ये बुरा लगने की जो प्रक्रिया है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बाद धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे, जो कि सिर्फ धार्मिक बातों पर बिलीव करते हैं, अंधे भक्त बनकर, और जो कि विज्ञान से बहुत दूर रहते हैं, जिनको प्रूफ वगैरह, साइंटिफिक प्रूफ वगैरह के ऊपर यकीन कम होकर धार्मिक बातों के ऊपर ज़्यादा यकीन रहता है, इनके बीच में एक लड़ाई छिड़ गई थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, और फिर धीरे धीरे चलते चलते ये फिर जो टॉपिक है आपको फैमिलियर करवाएगा कि पहले ह्यूमन ट्रेसेस जो हमें मिले हैं, पहले ह्यूमन के जो फुटप्रिंट्स हमें मिले हैं, वो कैसे अफ्रीका में मिले हैं, और धीरे धीरे करते करते वहाँ से फिर जो ह्यूमंस हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुँचे। ये टॉपिक पूरा का पूरा इस चीज़ के बारे में, और जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात कर रखी है 6th क्लास की तमिलनाडु के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको जो तंजानियन फुटप्रिंट्स हैं, अफ्रीकन फुटप्रिंट्स जिनको बोला जाता है, वहाँ पर इंसानों के हमें मिले थे। और अफ्रीका से ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले जो है इंसानों के ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन बींग्स आए थे और दुनिया भर में फिर वहाँ से माइग्रेट करते हुए चले। ठीक है, तो ये वाले टेक्स्ट के अंदर भी, इस वाले टॉपिक के अंदर भी आपको यही सब बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से डिकोड करना। इंसान हमेशा से ये सोचते हुए आए हैं, पूरी दुनिया के इंसान, कि जब से दुनिया बनी है, जब ये साइंस वगैरह का इतना प्रश्न नहीं था, तब आपको ये बताया जा रहा है कि इंसान हमेशा से शुरू से यही सोचते थे कि दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कि अगर ब्रह्मांड की कहीं बात होती है तो हमारे ग्रह पृथ्वी की बात होती है और उस पर इंसानों की बात होती है। लेकिन विज्ञान ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि इंसान अगर ये सोचते हैं कि सबसे पहले प्राणी इस पूरे पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के अंदर वो थे, तो ये चीज़ सोचना उनकी गलत है। हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, और इसके अंदर पाई जाने वाली जो अनगिनत जो स्पीशीज़ हैं, वो कोई एक दिन में इवॉल्व नहीं हो गई थी। दे आर पार्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन विच इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड स्टिल इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग। तो ये जो इवोल्यूशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक टाइम पर हो गई थी और ये रुक गई। अर्थ की इवोल्यूशन, अर्थ का जो इवोल्यूशनरी फेज़ है, वो एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 100% साइंटिफिकली वो आज भी प्रूव नहीं करा जा सका है। जैसे आप कहते हो ना कि पहले अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई, है ना? क्या एडम ईव सच में, अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्या एडम ईव सच में इस दुनिया के पहले औरत और मर्द थे? क्या वो पूरा फुल फ्लेजेड एक एडल्ट शरीर में आए थे? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, एंड इवोल्यूशन आज भी एक कॉन्टिन्यूइंग ड्रामा है। ठीक है, जैसे जो होमोसेपियंस हैं, होमोसेपियंस भी इवॉल्व हो रहे हैं, और जिसके बाद नए जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर नए प्रकार के इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज आगे चलकर इवॉल्व होंगी। ठीक है,
तो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए और ऐसे लोग जो कि रिलीजन को बेस मानते हैं सारी चीज़ों का, उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें बिलीव करना या उनको कुछ कुछ बातों पर जो यकीन करना, वो थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप या तो धर्म को पूरी तरीके से मान लो, धार्मिक बातों को, और उसके बेसिस पर मन गढ़ंत कहानियाँ बना लो, या तो विज्ञान जो आपको बता रहा है आप उसको सच मान लो, या फिर विज्ञान की बातों को पूरी तरीके से नकार दो। जैसे हर इंसान ये जानता है कि हम जो वो बचपन से सुनते आते हैं कि हम जो सब लोग बने हैं वो बंदर से बने हैं, लेकिन बंदर कोई एक पर्टिकुलरली जो ये प्रजाति होती है, आप उसको सिर्फ बंदर नहीं कहते हो, आप बंदर वाली प्रजाति के अंदर भी बड़े अलग अलग प्रकार के बंदर होते हैं, जैसे चिंपैंजी हो गए, गोरिल्ला हो गए, ठीक है, औरंगुटान हो गए, और मंकीज़ हो गए, लंगूर्स हो गए, ये सारे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो चिंपैंजीज़ हैं उनके जो डीएनए एनालिसिस जो उनके ऊपर करी गई, जैसा कि मैंने आपको 9th क्लास की तमिलनाडु बुक के अंदर पढ़ाया था, तो उनके जो डीएनए है वो 99% मेल खाते हैं आज की ह्यूमंस के डीएनए से। तो सिर्फ ये बोल देना कि हम सिर्फ बंदर से इवॉल्व हुए, बंदर कौन सा के जो आपके छत पर अगर आप जाओगे तो वो बंदर आपको जो मिलता है, क्या उस बंदर की बात हो रही है? नहीं, बंदर में भी जो चिंपैंजी की कैटेगरी है उससे हमारे डीएनए मिले हैं। तो ये टॉपिक आपको ये बताना चाह रहा है, ये सिखाना चाह रहा है राइटर यहाँ पर आपको, कि आपको बेसिकली जो साइंस जहाँ तक एडवांस कर गई है और एडवांसमेंट जितनी हो चुकी हैं साइंस के अंदर, और जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह अभी तक करी गई हैं, उसके बेसिस पर अगर आप हिस्ट्री को ट्रेस करो तो वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन अपने मन से कोई कहानी बना लेना। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लोगे, लेकिन वो चीज़ रियलिटी वाली चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये ड्रामा इवोल्यूशन का आज तक चल रहा है और आगे भी कंटिन्यू होगा। और इस पूरे के पूरे इवोल्यूशन के प्रोसेस में ह्यूमन बींग्स जो है वो सबसे पहले आने वाले पृथ्वी के अंदर प्राणी नहीं थे, वो जीव जंतु नहीं थे, सबसे पहले ह्यूमन बींग्स नहीं आए। दे मेड अ वेरी लेट एंट्री, वो बहुत बाद में आए। अगर हम जोग्राफिकली देखें, अर्थ जो है वो लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना है। ठीक है, जैसा कि हम बिग बैंग थ्योरी वगैरह के अंदर अपना 11th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। और ह्यूमंस जो हैं वो यहाँ पर अर्थ पर आते हैं अबाउट 2 लाख ईयर्स अगो। 2 लाख साल पहले इंसानों का उत्पादन जो है वो पृथ्वी पर हुआ था। अब बड़े सारे जो एडवांसमेंट्स और जो इतना ज़्यादा साइंस ने जो प्रोग्रेस कर लिया, स्पेशली अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी की और 21वीं शताब्दी के अंदर, अब तो हमारे पास बहुत सारे रिसर्च मेथड्स हैं जिससे हम बैकग्राउंड जो हैं बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। तो अर्थ की हिस्ट्री को समझने के लिए जो फिजिकल साइंसेस ने जो एडवांसमेंट करा है, फिजिकल साइंसेस मतलब इनको कहा जाता है लाइक जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी फिजिकल साइंसेस मानी जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों ने हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करी है, एम्पलीफाई करी है कि अर्थ की हिस्ट्री को हम बहुत अच्छे से समझ सकें। अब इसके अलावा जो जेनेटिक साइंसेज हैं जिसके अंदर हम डीएनए एनालिसिस की बात करते हैं, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, ह्यूमंस के इवोल्यूशनरी फीचर्स की बात करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से नकाब उठा है कि जो हम कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स अभी तक जानना चाहते हैं कि स्पीशीज़ कैसे इवॉल्व हुई, उनके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के ऊपर जो पर्दा जो अभी तक लगा हुआ था उसको उठाने का काम जेनेटिक साइंसेस ने बहुत बखूबी तरीके से कर रखा है। और इसी जेनेटिक साइंसेस की फील्ड में आप जानते हो कि आगे चलकर और जो आज भी जो एक महारत हासिल करे हुए है डैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या है कि डीएनए के ऑल्ट्रेशन वगैरह की भी बात करते हैं। तो ये सब जो साइंसेज आगे बढ़ती चली जा रही हैं, इसकी वजह से अर्थ के हिस्ट्री को अभी तक जैसा डिकोड करा जाता था, समझा जाता था, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें गलत प्रूफ होती जा रही हैं जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं। और साइंसेस, जेनेटिक साइंसेस या फिजिकल साइंसेस की जो फील्ड है वो आगे प्रोग्रेस करती जा रही है। ठीक है, तो ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सब जानते हैं। यहाँ पर कोई आपको नोट्स बनाने वाला कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलता है। अब रिसेंट ईयर्स में क्या होता है, अगर हम जेनेटिक साइंसेस की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डीएनए एनालिसिस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स देखी गई हैं और इससे हमें बड़े सारे साइंटिफिक एविडेंसेस मिलते हैं रिगार्डिंग कि जो ह्यूमंस हैं वो अर्थ पर इवॉल्व कैसे होते हैं
और कैसे कैसे वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर फैले। आज जो पृथ्वी के हर एक कोने के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर हमें इंसानों के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, तो क्या वो शुरू से उसी कॉन्टिनेंट के अंदर सारे इंसान कोई ना कोई रह ही रहे थे क्या? हर कंट्री के अंदर मिनिमम 2 या 4 इंसान क्या हमेशा से थे क्या? तो ऐसा नहीं है। डीएनए एनालिसिस हमें ये बताती है कि ह्यूमंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर रीजन के साथ एसोसिएटेड थे अभी तक जितना साइंसिस्ट ने डिस्कवर कर रखा है। ठीक है। एंड डीएनए एनालिसिस जो हमें बताता है, और वहाँ से इंसान धीरे धीरे करके माइग्रेट करते करते दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग कंट्रीज एंड अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का वो पार्ट बने। जिस तरीके से मैंने आपको एक मैप 6 क्लास की तमिलनाडु की बुक में भी दिखाया था, उसी प्रकार का एक जो मैप है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, कि कैसे यहाँ पर अफ्रीका के अंदर, स्पेशली तंजानिया के अंदर, आपको इंसानों के पहले फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं, और फिर वहाँ से इंसान जो है दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर माइग्रेट करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माइग्रेशन करने के पीछे इंसानों के शुरू से, चाहे इतिहास हो चाहे आज का भी ज़माना हो, वो अपने पर्सनल कारण रहते हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस और जो साइंटिफिक कम्युनिटी जो इनका कारण बताती है कि पास्ट में बहुत, जब ये अफ्रीका से इंसानों ने शुरुआत करी थी, उसके बाद से जो इंसान माइग्रेट करते गए हैं, तो उसके पीछे वन ऑफ द मेन कारण जो कि आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड साइंटिफिक कम्युनिटी एग्री करते हैं, डैट इज क्लाइमेट चेंज। सिंपली क्लाइमेट चेंज, या फिर इनहैबिटेबल कंडीशन जो कि रहने के लिए, उनके लिए, इंसान के लिए ठीक नहीं थी, इसकी वजह से वो माइग्रेट कर गए होंगे। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं, कोई नई बात तो नहीं लगी आपको ऐसी कि जो हम कोई बिल्कुल अनोखी बात कर रहे हो? बताओ, क्लियर है? मेघा, इन सब चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं जानते हो? मयूर, क्लियर है? नए सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार इसको, है ना? तो दोस्तों आगे बात करते हैं। जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकली इवोल्यूशनरी थ्योरीज जो हैं, उसकी जो नींव रखी गई वो 19वीं सेंचुरी के अंदर रखी गई, 19वीं शताब्दी के अंदर रखी गई। और यहाँ पर नाम आता है चार्ल्स डार्विन का, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिसके बारे में आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ते हो। इन्होंने अपनी एक बहुत ही ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग बुक जो है वो लिखी थी। मतलब एक नए बिल्कुल तरीके से ह्यूमंस के इवोल्यूशन को दिखाने के लिए, उसका पुख्ता सबूत देने के लिए, जिससे पूरी दुनिया भौचक्की रह गई थी। जब भी किसी चीज़ से आप भौचक्के रह जाओ, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी, या फिर बिल्कुल ही चार चांद लगा देने वाली कोई एक चीज़ होती है, उसको हम पाथ ब्रेकिंग कहते हैं। तो इन्होंने किताब लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बताया, आपको चार्ल्स डार्विन को इस चीज़ के लिए, इस डिस्कवरी के लिए पूरा पूरा क्रेडिट नहीं देना है। ये हालांकि बहुत फेमस बन गए। सिमिलरली जैसे आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा नाम हो गया, लेकिन महात्मा गांधी का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखो प्रैक्टिकली, अगर मैं आपको बताऊं न्यूट्रल व्यू पॉइंट से, तो वो बहुत कम था। उनसे पहले ये जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स हैं, और कांग्रेस ने जितना भी कुछ पूरा पूरा काम कर रखा था, वो नींव पहले ही रख दी गई थी। जैसा कि मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको हिस्ट्री में ना कभी किसी से इम्प्रेस होने की नीड नहीं है। आप पहले ना चीज़ें समझा करो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पहले चीज़ें समझा करो। जैसे क्या होता है, ये एक पेड़ है, इसको हमारे देश की आज़ादी का पेड़ मान सकते हो आप। ठीक है, ये एक पेड़ है। अब यहाँ पर क्या है कि इस पेड़ को आपको गिराना है। अब यहाँ पर एक पर्सन जो है उसने अपनी पहली कुल्हाड़ी मारी। ठीक है, ऐसा करते करते 99 लोगों ने इस पर अपनी कुल्हाड़ी मारी। अब ये मान लो कि ये 100वें हैं महात्मा गांधी, इन्होंने कुल्हाड़ी मारी और ये पेड़ गिर गया, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत ही गिर गई और हमें, हमारे देश को आज़ादी मिल गई। लेकिन नाम जो होगा वो इन्हीं का होगा कि यार इनकी एक कुल्हाड़ी से, इस बंदे की एक कुल्हाड़ी से ये पूरा का पूरा पेड़ गिर गया। लोग वो नहीं देखेंगे कि जो 99 दिनों से 99 लोगों ने इसके ऊपर जो कुल्हाड़ी मारने का काम करा, तो इसकी जो जड़ है वो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि गिरा इसकी कुल्हाड़ी से वाला पेड़, तो नाम इस बंदे का हो गया। सिमिलरली अगर आपको महात्मा गांधी के बारे में समझना हो ना, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान को समझने का। कि जैसे आप पेन का कोई ढक्कन बहुत ज़्यादा स्टक है, अब उसको आपका हर एक क्लासमेट जो है वो खोलने के लिए ट्राई कर रहा है, सबने अपनी जान लगा दी और उसको कमज़ोर कर दिया है। अब वहीं पर एक पतले दुबले से किसी लड़के या लड़की ने एकदम से खोल दिया, तो उसकी वाहवाहियाँ होगी, क्या रे वाह यार, इसके अंदर तो जान है, और इतने हट्टे
हट्टे ताज़े लोग जो हैं वो इसको खोलने में लगे रहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो बस नाम इनका हो गया था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करा है उन्होंने, हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं महात्मा गांधी को, करना भी नहीं चाहिए, सबका अपना अपना एक योगदान है। लेकिन आप ये सोचो कि आज़ादी सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से मिली, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, एक्सट्रीमली रॉन्ग। तो चार्ल्स डार्विन की सिमिलरली जो कंट्रीब्यूशन था, ऑल्दो इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग बुक एंड इसकी इनकी डिस्कवरीज भी बहुत ज़्यादा दुनिया को भौचक्की करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर आपको उपेंद्र सिंह के अंदर बताया जाएगा कि इन्होंने कैसे होमवर्क कर रखा है अपना। और जैसा कि हम बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं कि चार्ल्स डार्विन वॉज नॉट द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने जियोलॉजी के बारे में या अर्थ एज अ एवोल्यूशन के बारे में या स्पीशीज़ पर्टिकुलरली स्पीशीज़ के एवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले अपने विचार जो हैं वो पेश करे हों, ऐसा नहीं था। इन्होंने एक्सप्लेन करा चार्ल्स डार्विन ने कि कैसे नई नई स्पीशीज़ जो हैं वो अर्थ पर इमर्ज हुई थी। अर्थ जब पूरा सेटल डाउन हो गया था, सेटल डाउन मतलब जब अर्थ कूल ऑफ हो गया था, सारी कंडीशंस वहाँ पे अनुकूल बन गई थी, तो नई स्पीशीज़ आती कैसे हैं अर्थ के ऊपर, इन्होंने इसको एक्सप्लेन करा था, ठीक है। और इन्होंने ये बताया था एडेप्टेशन की थ्योरी एंड कैसे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो इस थ्योरी को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो हमारी फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस से कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जो सर्वाइव कर गई थी, ठीक है, बिकॉज दे वर फिट, और बाकी नहीं कर पाई थी। जैसा कि हमने इसको समझा था एक छलनी के एग्जाम्पल से, जैसे मतलब मान लो ये चाय की एक छलनी है, ठीक है, आपने यहाँ पर जो है वो चाय की पत्ती डाली और कुछ जो पत्ती है वो इस छलनी से पास हो गई, तो ये जो चाय के कप में, चाय के गिलास में इससे कुछ पत्ती जो निकल कर आ गई, तो यानी कि वो एक तरीके से इसको पास कर गई। सिमिलरली कुछ जो स्पीशीज़ थी वो आगे चलकर इसलिए इवॉल्व हो गई, वो आगे चलकर जनरेशन बाय जनरेशन अपनी इसलिए बना पाई बिकॉज दे वर फिट, एंड सिंपली जो फिट नहीं थी वो, चाहे आप उनका लुप्त होने का कारण चाहे क्लाइमेट चेंज मान लो, या उनका एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो ट्रैवल करने के बाद उनके डीएनए कमज़ोर हो गए, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाए, जब अर्थ पर जो कंडीशंस थी वो एक्सट्रीम हो गई, आइस एज से वार्म एज आ गई, वार्म एज से आइस एज आ गई, जो भी ये साइकिल चलती रहती है, तो जो सर्वाइव नहीं कर सकी, चार्ल्स डार्विन सिंपली कहते हैं कि वो फिट नहीं थी, वो अपने आप को बेसिकली अडेप्ट नहीं कर सकी, जैसे जैसे कंडीशंस अर्थ पर चेंज हो रही थी। जो स्पीशीज़ अपने आप को अडेप्ट कर गई वो आगे चलकर उनकी जनरेशन बढ़ी, और जनरेशन बढ़ते बढ़ते आज जो स्पीशीज़ आपको अपने आसपास देखने को मिलती हैं वो इसलिए कर पाई क्योंकि उनको जो उन स्पीशीज़ के जो पूर्वज थे, सिर्फ हम यहाँ पर इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, पेड़ पौधे, जानवर, नदियों में रहने वाले जो भी समुद्री जीव जंतु हैं, हर कोई, वो आज आपको इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि उनकी जो प्रीवियस जो जनरेशन्स थी दे फिटेड इन द कंडीशन ऑफ, या फिटेड इन द फिनोमेना ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी सिंपली, ठीक है। तो डार्विन जो है उन्होंने बेसिकली ये वाली थ्योरी अपने मन से नहीं दी थी। चार्ल्स डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ चार्ल्स लायल। चार्ल्स लायल ने एक बुक लिखी थी, एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। 1830 से 1833 के बीच में इन्होंने ये वाला चार्ल्स लायल जी ने एक रिसर्च पेपर रिलीज़ करा था जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि अर्थ के सरफेस पर जो पास में जो चेंजेस आए थे और जो कि आज भी होते हैं वो चेंजेस, उसकी वजह से कैसे स्पीशीज़ जो हैं वो कुछ अपने आप को अडेप्ट कर गई उन चेंजेस से और कुछ नहीं कर पाई। अब चेंजेस बहुत सिंपल थे अर्थ के सरफेस पे होने वाले, बस आप ये मान सकते हो कि उनके होने की जो कंडीशंस थी वो थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पर थी, जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल विंड एक्शन, इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन एंड अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, ये अलग अलग जगह पर हुई। और इसके अलावा आप आइस एज और वार्म एज की साइकिल के बारे में भी जानते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी चार्ल्स लायल ने अपनी इस रिसर्च बुक एंड एक रिसर्च पेपर के अंदर जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। और मिस्टर चार्ल्स डार्विन जो थे वो इनके वर्क से, चार्ल्स लायल के वर्क से, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के वर्क से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। उसके अलावा डार्विन का ये जो आइडिया था कि ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व हुए, इसके लिए चार्ल्स डार्विन ने हेल्प ली थी अगेन एक पर्सन की रिसर्च वर्क की जिनका नाम था थॉमस हेनरी हक्सले। और इनके रिसर्च वर्क का नाम था एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर, कि इंसान जो कुदरती रूप से हमें देखने को मिलता है कुदरत के अंदर, उसका एविडेंस जो है या उसका जो इवोल्यूशन है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं।
तो इसकी वजह से भी चार्ल्स डार्विन को एक मदद मिली, एक राह मिली, एक आइडिया मिला कि वो अपनी खुद की थ्योरी दे सके रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह के जो स्कॉलर्स जो थे, उन्होंने जो भी अपने रिसर्च वर्क वगैरह प्रेजेंट करे, इसकी वजह से कुछ आइडियाज़ के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अर्थ पर आते हैं और कब आते हैं। हालांकि इसके लिए आज भी आप कोई 100% एक थ्योरी दे सकते हो, लेकिन 100% आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते हो। द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। एक चीज़ बस जो हम एक पुख्ता सबूत के साथ कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी भी देखो क्या है कि एक एक्सेप्टेड थ्योरी है, लेकिन 100% आप उसको प्रूव कर दो और उसके विदाउट क्रिटिसिज्म आप उसको एक्सेप्ट कर लो तो वो भी चीज़ गलत है। ये इतना आप जानते होगे कि थ्योरीज देने को तो देखो क्या है कि आप कुछ भी थ्योरी दे दो, उसको 4-5 टॉप के साइंटिस्ट एक वेरीफाई करते, रेटिफाई करते, हामियाँ मिलाते हैं तो वो एक एक्सेप्टेड थ्योरी बन जाती है। तो बिग बैंग एक छोटे से एटम की वजह से एक पूरा विस्फोट हुआ और ये यूनिवर्स बना, उससे डिस्क शेप में ये सारे प्लैनेट्स निकल कर आए, सन निकल कर आया, फिर उसका जो एक लेयर थी, जो आउटर लेयर होती है सन की, कोरोना वगैरह, जो भी आप ज्योग्राफी में पढ़ते रहते हो, जनरल बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें एक्सेप्टेड है लेकिन 100% प्रूवन नहीं है। वन थिंग विच इज़ एक्सेप्टेड, जो कि साइंटिस्टों ने आज के टाइम पे प्रूव कर रखा है और उसका पुख्ता सबूत हमें देखने को मिलता है, वो ये देखने को मिलता है कि जो भी जिस भी फिनोमेना की वजह से, फिर चाहे वो एक बड़े धमाका हो या कुछ भी हो, कैसे भी यूनिवर्स बना हो, लेकिन यूनिवर्स जो है एक एक्सेप्टेड थ्योरी के होने के साथ साथ एक प्रूवन चीज़ भी है, वो ये है कि यूनिवर्स हर एक जगह से अपने आप में एक्सपेंड करता चला जा रहा है। यूनिवर्स आज भी फैलता चला जा रहा है चारों दिशाओं में। अब ये कब जाके रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये कोई भी नहीं जानता है। और इसकी जो काउंटर एक थ्योरी है, मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है तो एक्सेप्टेड थ्योरी है, लेकिन ये एक्सपेंड करता चला जाएगा और रुकेगा कि नहीं रुकेगा वो तो हम नहीं जानते। लेकिन इसके विपरीत कुछ साइंटिस्ट आजकल ये कहने लगे हैं, जब यूनिवर्स बिल्कुल अपने एक्सट्रीम एंड को टच कर लेगा ना फैलने के लिए, अब ये यूनिवर्स फैल क्यों रहा है, इसके लिए साइंटिस्ट ना ये कहते हैं, जैसे एक वॉल्केनिक इरप्शन होती है ना दोस्तों, तो वॉल्केनिक इरप्शन मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लासेस में बताया था। वॉल्केनिक इरप्शन के बाद होता क्या है कि ऊपर का ये जो क्रेटर होता है, जो उसका ये ढका हुआ जो ये पार्ट होता है पूरा का पूरा, ये पूरा बंद है। अभी नीचे जो है वो इसके मैग्मा जो है वो उछलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो है ये मैग्मा जो है, जो वेंट पाइप होती है उसे उछलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर मैग्मा इसके ऊपर आना चाह रहा है और ऊपर की सतह को इसके मैग्मा ने उड़ा दिया, यानी कि ये ढक्कन खोल दिया और ये भटाक करके फाड़ कर इस ढक्कन को, अब ये ढक्कन कोई मतलब बेसिकली ऐसा कोई कैप नहीं है, ऊपर का मान लो कोई एक पहाड़ है, कोई एक जगह है, वो क्लोज्ड है, वो लैंड सरफेस है, और नीचे से मैग्मा निकला और भड़ाम करके उसको फोड़ते हुए चला गया। अब ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ना कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में फैलते हैं, जिनको हम लावा बॉम्ब्स कहते हैं। ठीक है, जो वॉल्केनो की वजह से जो काला धुआं जो निकलता है, उसके अंदर छोटे छोटे जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम लावा बॉम्ब कहते हैं। तो ये जो लावा बॉम्ब्स होते हैं, ये कभी कभार कुछ वॉल्केनो के इतिहास में जो बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस जो हुई हैं और विस्फोट बहुत ज़ोर की हुआ है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि कभी कभार वो वॉल्केनिक इरप्शन इतनी ज़ोर की होता है, इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ होता है कि जो लावा बॉम्ब्स होते हैं, जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, ये अर्थ के जो सबसे पहली जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, उसको भी चीर करना ऊपर की साइड निकल जाते हैं। जैसे मान लो ये ट्रोपोस्फियर है, इसको चीरते हुए कभी कभार ये ऊपर अपर एटमॉस्फेयर तक थोड़ा थोड़ा निकल जाते हैं, तो ये एक्सपेंड कर जाते हैं। यानी कि सिमिलरली वो विस्फोट इतना बड़ा था यूनिवर्स का, तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसकी वजह से, वो विस्फोट की वजह से, ये जैसे लावा बॉम्ब्स एक्सपेंड कर जाते हैं, सिमिलरली यूनिवर्स भी ऐसी एक्सपेंड कर रहा है। अब इसकी जो मैं आपको काउंटर थ्योरी बता रहा था, जो आजकल साइंटिस्ट कहने लगे हैं अपने रिसेंट रिसर्च वर्क के अंदर, मुझे नहीं पता कि आपने इसको सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो 2025 के अंदर एक रिसेंट एक डिस्कवरी हुई है, साइंटिस्टों ने ये माना है, जो इसके ऊपर रिसर्च कर रखा है, कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो यूनिवर्स अपने एक्सट्रीम एंड पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है, एक जगह पर, जैसे जितना फैलना है इसको, जैसे वॉल्केनिक एरप्शन हुई, लावा जितने भी विस्फोट के साथ फटा, जो ये जो ऊपर
लावा बॉम्ब्स हैं, ये जहाँ तक इनको जाना है कार्बन के पार्टिकल्स को ये गए और एक जगह पर फिर ये थम जाते हैं और फिर ये दोबारा से अर्थ के पास वापस आने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर ही मतलब उस जगह पर चले जाते हैं। ये इससे ऊपर नहीं जाते हैं, इसके ऊपर एक अपर कैप लग जाती है, ठीक है, कि कितनी ऊपर तक जाएंगे। कोई ग्रेविटी जो है जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ तो खींचेगा ही खींचेगा इसको, तो दोबारा वो ग्रेविटी की तरफ आने लग जाते हैं। अब यहाँ पर सिमिलरली यूनिवर्स के ऊपर जो एक्सपेंडिंग थ्योरी है वो ये कहती है कि ये चलो यूनिवर्स या तो एक अपने एक्सट्रीम एंड को पकड़ लेगा, ये जितना फैल रहा है वो बिग बैंग थ्योरी का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से यूनिवर्स को जितना फैलना है फैलने दो, चलो ठीक है फैल गया। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट और काउंटर एविडेंसेस, काउंटर थ्योरीज अब ये निकल कर आने लगी कि ये दोबारा से फिर कंप्रेस होकर जिस ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की शेप में था ये दोबारा वापस वहां पर आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा सब कुछ और एक झटके के अंदर पता चला विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई सब कुछ तबाह हो जाए, सब ब्लैकआउट हो जाए, आपको पता भी ना लगे और दुनिया को पता ना लगे कि ये पूरा यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ पर रहने वाले लोग सारे के सारे लुप्त कैसे हो गए, मर कैसे गए। और उसमें वो कोई मौत जो है वो दर्दनाक भी नहीं होगी, पूरा अर्थ अपने आप को, पूरा यूनिवर्स अपने आप को, अर्थ को तो छोड़ ही दो, अर्थ तो एक बिल्कुल एक एटम के बराबर भी नहीं अगर यूनिवर्स का साइज देखा जाए, तो अर्थ जो है इंक्लूडिंग सारा पूरा सोलर सिस्टम वो दोबारा से कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि ये जो अभी ऐसे फैल रहा है ये दोबारा से उसी पॉइंट पर आ जाएगा जिस पॉइंट पर ये था। आजकल ये नई थ्योरी निकल कर आने लगी है, मैंने इसके बारे में अभी रिसेंटली एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था तो वो मैंने आपसे शेयर कर दिया ईजी वर्ड्स में आपको बताकर, विदाउट गोइंग इनटू एनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ निकल कर आ रही है। और सन के बारे में भी ये बोला जाता है कि हमें अर्थ के ऊपर कोई प्राउड तो फील बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहिए, सन भी कुछ ही साल का रह गया है। ये तो आपने 9th क्लास की ज्योग्राफी की तमिलनाडु में भी आपने मेरे से सुन रखा है कि साइंटिस्ट बोलते हैं और ये प्रूवन है, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई थ्योरी है, ये चीज़ प्रूवन है कि वो भी एक जलता हुआ एक बॉल है, बाकी प्लैनेट जो हैं उनकी आग, उनकी गर्मी शांत हो गई थी, सन की अभी तक जल रही है। अगर ये उसी बिग बैंग के इवेंट से सारी डिस्क शेप में ये सारी चीज़ें निकल कर आई प्लैनेट्स वगैरह, तो सन भी कब तक ही चलता रहेगा। और सन या तो ठंडा हो जाएगा तब भी सारे जो ग्रह हैं वो प्लूटो जैसे ठंडे हो जाएंगे, माइनस हज़ारों डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा सारे प्लैनेट्स का, तब भी कुछ चीज़ सर्वाइवल तो पॉसिबल है नहीं। और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता चला गया, गर्माहट जो सन की बढ़ती चली जा रही है, तो सन लगभग 5 करोड़ साल का रह गया है। जब वो फटेगा तो प्लूटो तक को अपने साथ ले डूबेगा, वो खींच लेगा अपनी तरफ सारे के सारे प्लैनेट को, तब भी अर्थ और अर्थ पर रहने वाले लोग जो हैं या सोलर सिस्टम के अंदर ये जितने प्लैनेट्स हैं जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी सन के अंदर समा जाएंगी। उसके अंदर एक पुल आएगा, एक ग्रेविटेशनल पुल आएगा जो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर नहीं भी खींचे अपनी तरफ, अगर अट्रैक्ट ना भी करे, तो उसका विस्फोट इतना बड़ा होगा कि प्लूटो तक को वो ले डूबेगा, पूरा का पूरा पिघला कर रख देगा वो। तो चाहे यूनिवर्स दोबारा एटम बन के ख़त्म हो जाए या सन का विस्फोट हो जाए, तो अर्थ पर तो दोबारा से तबाही और पूरे के पूरे सिविलाइजेशन ने, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने तो ख़त्म होना ही होना है, चाहे ये इवेंट कभी भी हो जाए। और ये तो मैक्सिमम टाइम दे रखा है साइंटिस्टों ने, 5 करोड़ साल, ये कभी भी हो सकता है, ये 24 घंटे के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता वो जो गैसेज हैं अर्थ के अंदर, सॉरी सन के अंदर जो 2 हॉट गैसेज हैं जिससे सन मेनली बना हुआ है, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका हीलियम, ये किस अपने असर पर चली जाएं, किस इंटेंसिटी के साथ बढ़ जाएं एकदम से और सन उसको सहन ना कर सके, या एकदम रातों रात ठंडा हो जाए। दोनों चीज़ों में ही मतलब ये 3 चीज़ें हैं कि यूनिवर्स का दोबारा एटम बन जाना, सन का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, सन का एकदम से ठंडा हो जाना। ये 3 केसेस ऐसे हैं, हर जगह से हम घिरे हुए हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने तो अर्थ पर ख़त्म होना ही होना है एक दिन, तो इंसान के घमंड करने का कोई रीज़न नहीं है। आप चाहे अपने लिए पैसा कमा लो, नाम कमा लो, या आप ये सोचो कि चलो कोई बात नहीं हमारे आगे वाली जनरेशन इसके लिए जोड़ लेगी, ये सब यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा, आपकी लाश तो छोड़ो आपकी राख तक नहीं मिलने वाली, ठीक है, अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो, जो कि होगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल गई होंगी, और मैंने वैल्यू एडिशन आपकी अर्थ की एवोल्यूशन की थ्योरी की यहाँ से करवा दी, और चार्ल्स डार्विन के अलावा जो उन्होंने रिसर्च वर्क अपना कर रखा था अर्थ के एवोल्यूशन के ऊपर, उसमें मैंने आपको कुछ नई नई थ्योरीज जो एडवांसमेंट्स हुई हैं साइंस के अंदर टिल 2025, वो भी आपको मैंने लेटेस्ट चीज़ें बता दी ईजी भाषा में, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। अब जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, जो भी प्रेजेंट करते हैं हमें इवोल्यूशनरी थ्योरी, जो साइंटिस्ट प्रेजेंट करते हैं हमें, इसके इम्प्लीकेशंस अब बड़े सारे होते हैं। एक इम्प्लीकेशन तो देखो ये कि जो, जैसा कि मैं आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बता रहा था, धर्म को मानने वाले लोग ना इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि ऐसी बातें कोई क्यों कर रहा है ना। अब जैसे आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन देखो बीइंग अ टीचर मैं आपको एक बात बताता हूँ,
अब मैं जैसे आपको सन और इन सब की थ्योरी के बारे में बता रहा था कि अभी ये सन फट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब जो धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो क्या कहेंगे कि ये तो होना ही है, क्योंकि कुरान में भी लिखा गया है कि क़यामत का दिन आएगा, और हिंदुज़म के अंदर बोला जाता है कि प्रलय आएगी, और बाइबल के अंदर भी बोला जाता है कि जजमेंट डे आएगा। वो तो होना ही है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अब जो विष्णु जी का अब जो अगला अवतार आएंगे, जो कल की अवतार होंगे, ठीक है, या बुद्धिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बोला जाता है कि उनका नया अवतार आएगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से आप कहोगे कि वो बच सकता है अर्थ और ये पूरे का पूरा सिस्टम। भगवान जो है अगर ये देखेंगे कि दुनिया में इंसानों के पाप जो हैं वो कम हो गए तो वो बचा लेंगे। अब आप देख रहे हो कि अगर आप इस तरीके की आर्ग्यूमेंट अगर आपके दिमाग में आती हैं या ये सब जो थ्योरीज आती हैं तो ये धार्मिक एंगल हो गया। लेकिन विज्ञान क्या इन सब चीज़ों को मानेगा? क्या विज्ञान की नज़रों से अगर देखो, मैं आपको एक कड़वाहट बड़ी चीज़ बताऊं तो वो यही होगी, विज्ञान कहेगा फालतू बातें हैं। एविडेंस तो यही कहता है कि दुनिया के अंत को कोई भी नहीं बचा सकता। आप चाहे इलॉन मस्क कोशिश कर रहा है ना कि मार्स पर हैबिटेबल कंडीशन बनाकर हम शिफ्ट कर लें, ठीक है, इंसानों को। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं, इवन स्टीफन हॉकिंस ये बोलकर गए थे मरने से पहले कि इंसानों को दूसरा ग्रह ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर अर्थ के ऊपर कंडीशंस बहुत इनहैबिटेबल रहेंगी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है कि कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन धर्म को मानने वाले लोग इन सब चीज़ों से चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही 19वीं सेंचुरी के अंदर हुआ, जब ये यूरोपियन स्कॉलर्स अपनी साइंटिफिक थ्योरीज को प्रोपोगेट कर रहे थे, पॉस्टुलेट कर रहे थे, तो उस टाइम पर धर्म वर्सेस जो साइंटिस्ट थे, रिलीजन वर्सेस साइंस के बीच में एक इंटेंस टसल, एक लॉगर हेडिंग स्टार्ट हो गई। मतलब दोनों भिड़ने लगे एक दूसरे से। तो ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, इसके बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस और अनसेटलिंग इम्प्लीकेशंस होते हैं, स्पेशली कि कुछ लोग समाज के अंदर चिढ़ जाते हैं इस प्रकार की थ्योरी से। तो होता क्या है, बड़े सारे जो 19वीं सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियंस हैं उनको बहुत डिफिकल्टी हुई इन सब बातों को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, रिलीजन और जो साइंस है, जो धर्म और जो विज्ञान की बातें हैं, हमेशा से ऐसे देखा जाता है कि वो हमेशा एक दूसरे से टकराती हैं। अब साइंटिस्टों ने तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दे दी, फिर चाहे हम बात करें चार्ल्स डार्विन की, चार्ल्स लायल की, या फिर थॉमस हेनरी हक्सले की, और भी साइंटिस्ट रहे होंगे। लेकिन ये जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, ये बिल्कुल ही विपरीत थी जो कि बाइबल के अंदर गिवन है बातें अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। बाइबल के अंदर ये माना जाता है कि जो पूरे के पूरा हमारा जो नेचर है, जो कुदरत है और जो इंसान है, वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ क्रिएट करे गए थे एक डिवाइन एजेंसी के द्वारा, गॉड के द्वारा। और गॉड का एक पर्टिकुलर प्लान था इंसानों को भेजने में अर्थ के ऊपर कुदरत वगैरह बनाने के लिए। और इंसान पहले आए, फिर बाकी स्पीशीज़ आई। और अकॉर्डिंग टू बाइबल पृथ्वी पर आने वाले जो दो इंसान थे, एक मर्द एक औरत, वो थे एडम और ईव। लेकिन ये जो थ्योरीज हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि इंसान पहले आए, अब साइंस ये बताती है कि इंसान पहले नहीं आए। तो उन लोगों के लिए ये वाला फैक्ट डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था, जो कि धर्म से अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़े हुए थे और विज्ञान की बातों पर उनका यकीन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो इट वॉज नॉट ईजी टू एक्सेप्ट द आइडिया कि जो रेप्टाइल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो अर्थ पर बहुत साल पहले आ चुके थे, लाखों साल पहले आ चुके थे, बिफोर ह्यूमन बींग्स इवॉल्व्ड। और ये रिकॉग्नाइज करना कि देयर आर सम सिमिलैरिटीज, दुनिया में लोगों को ये भी मानने में बहुत दिक्कत हुई थी पहले कि ह्यूमंस जो हैं उनका जो उत्पादन है वो चिंपैंजीज से हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंकी कैटेगरी कभी भी मत बोला करो आप। मंकीज के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। जो डीएनए एनालिसिस की जो स्टडी करी गई है वो ये बताती है कि हमारा जो डीएनए है वो चिंपैंजीज के साथ 99% मेल खाता है, इनफैक्ट गोरिल्लास के साथ भी, ठीक है। तो ये सब में भी लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत आई कि यार हम यार बंदर से कैसे इवॉल्व हो सकते हैं, या फिर दुनिया को ये सोचना कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड जितना पुराना है। ये सब बातें लोगों को मतलब हजम नहीं होती थी, वो पचा नहीं पाते थे इन सब बातों को। और ये भी एक चीज़ बहुत डिसकंसर्टिंग थी लोगों के लिए, ये फैक्ट को एक्सेप्ट करना, जो कि इवोल्यूशनरी थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो चेंज है नेचर के अंदर, ये एक कॉन्टिन्यूइंग चीज़ है,
अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है और अनस्टॉपेबल चीज़ है। अब ये तो दिल को छूने वाली बात है, वैसे भी जो गौतम बुद्धा भी बोलते हैं कि ओनली वन थिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज चेंज। अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, कोई पर्सन है आज आपसे बहुत अच्छा है, एकदम से रातों रात वो चेंज हो गया, उसने अपनी औकात दिखा दी, आपको जिस चीज़ से लगाव है वो चीज़ चेंज हो गई, आपका शहर चेंज हो गया, आपकी कंट्री चेंज हो गई, आप जिस इंसान से प्यार करते थे उससे आपकी शादी नहीं हो सकी, आप जो बनना चाहते थे वो आपका कभी एग्ज़ाम ही नहीं निकला। तो वो चेंजेस हैं लाइफ में, जो चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीख गया। ये चीज़ें चुभती हैं बोलना मेरा कि आप जो है जिसको प्यार करते थे वो आपको मिला नहीं, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे थे वो आपका कभी क्वालिफाई नहीं हुआ। ये चीज़ें सुनने में बहुत हमें दर्द देती हैं, हम इनको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन वन थिंग इज़ परमानेंट जो एक चीज़ है जीवन में आपके, वो है चेंज। परिवर्तन तो होगा ही होगा और यही जीवन की सच्चाई है। ठीक है, परिवर्तन आपके हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन इफ़ यू आर द राइट पर्सन और अगर कोई परिवर्तन होता है देन यू शुड ट्रस्ट द वॉइस एंड द इंडिकेशंस ऑफ द यूनिवर्स, दैट यूनिवर्स ने आपके लिए कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ ही डिज़ाइन कर रखी होगी। ओके, आगे चलकर नेचुरल साइंसेज के अंदर बड़े सारे नए नए ब्रेक थ्रूज आते हैं, नए नए। और जो ब्रेक थ्रूज का मतलब ये होता है कि अभी तक साइंस को जहाँ तक बांधा जाता था, जो चीज़ें डिस्कवर अभी तक नहीं हुई थी, जिन चीज़ों के ऊपर अभी तक बात नहीं हुई थी, उनके आगे चलकर लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हुए नई नई चीज़ों का खुलासा होने लगा। तो नेचुरल साइंसेज के अंदर नई नई चीज़ों का खुलासा हुआ, जिसकी वजह से एक इमीडिएट और एक मेजर इम्पैक्ट आया एक स्टडी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की स्टडी। कि पुराने ज़माने के अंदर जब इंसान पत्ते पहनकर घूमा करते थे या जब इंसान एकदम नंगे घूमा करते थे, तो स्टोन टूल्स वगैरह इंसानों ने जो बनाए वो कैसे थे, क्यों बनाए, किसके लिए बनाए, उनका पर्पस क्या था, वो स्टोन टूल्स आगे चलकर रिफाइन होते हुए कैसे चले गए। तो इसी से शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की नेचुरल साइंसेस में, जब मेजर ब्रेक थ्रूज आते हैं, मेजर डिस्कवरीज होती हैं। अब स्टोन टूल्स जो हैं वो तो पहले के डिकेड में भी मतलब रिपोर्ट करे जाते थे कि जब कुछ लोग बोलते थे, हाँ यूरोपियंस वगैरह ने मतलब डिस्कवर करे हुए थे कि वो बोलते थे कि हाँ हमें ऐसे कुछ पत्थरों के अवशेष वगैरह ज़मीन से खुदाई करते हुए, या कोई हम कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, कोई इकोनॉमी की प्लानिंग कर रहे थे, ये सब हमें मिल रखे हैं। लेकिन एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था इन सब चीज़ों के ऊपर जो ज़मीन से गड़ी हुई मिलती थी, स्पेशली स्टोन टूल्स। ठीक है, जहाँ पर हम प्रॉपर इन सब चीज़ों को समझ सकें कि ये सब चीज़ें क्या हैं जो हमें ज़मीन से गड़ी हुई मिल रही है। 1836 की बात है, जब एक फ्रेंच कस्टम ऑफिसर था जिसका नाम था जैकस बूचर डी पोर्थीस। इसने डिस्कवर करे थे फ्लिंट टूल्स। ठीक है, इसने डिस्कवर करे थे फ्लिंट टूल्स। फ्लिंट टूल्स आप बेसिकली जानते हो दोस्तों, जो कि बेसिकली तरीके से पत्थर के जो छिलके होते हैं, जैसे वो साइड में आप तोड़ तोड़ के मतलब बेसिकली निकालते हो, उनको हम फ्लिंट्स कहते हैं, है ना। तो जैकस बूचर डी पर्थीस ने फ्लिंट टूल्स डिस्कवर करे थे इन सोमे वैली। सोमे वैली दोस्तों, वैली हमेशा रिवर के पास होती है, तो ये जो सोमे है ये एक नदी है फ्रांस के अंदर। तो ये चीज़ आप याद रखना, जोग्राफिकली इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो आपकी हेल्प हो जाएगी। सोमे वैली फ्रांस के अंदर है, सोमे एक नदी है फ्रांस के अंदर। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो लिखा हुआ ना, सोमे, रिवर सोमे, इट इज़ अ रिवर इन फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर है ये आपकी सोमे वैली, ये आपका फ्रांस है, ये आपका इंग्लिश चैनल यहाँ से जाता है। ठीक है, एटलांटिक ओशन, बे ऑफ बिस्के, एंड इधर अगर आप फ्रांस के नॉर्दर्न एंड पर देखो बेल्जियम के साथ और इंग्लिश चैनल के बीचों बीच में, तो यहाँ पर आपको सोमे रिवर दिख रही है और इसके ऊपर है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यूके, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, सोमे वैली। ओके, तो जोग्राफिकली मैंने आपको इसकी इमेज भी दिखा दी। इसने आर्ग्यू करा था जैकस बूचर डी पर्थीस ने कि इस तरह के जो फ्लिंट टूल्स हैं, इन सम इंस्टेंसेस दे वर फाउंड अलोंग द बोन्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। कभी कभार ना ये जो टूल्स हैं, जो एनिमल्स लुप्त हो चुके हैं अर्थ से, उनकी हड्डियों के बगल में ये वाले इस तरीके के स्टोन टूल्स उसने डिस्कवर करे थे। और उसने क्लेम कर दिया था कि ये ना इंसानों के रिमेन्स हैं और ऐसे इंसानों के
ठीक है, कि जो चीज़ बाइबल में बोल रखी है कि जो बाइब्लिकल फ्लड आया था जहाँ पर एक जैसा कयामत का दिन होता है, बाइबल में उसके बारे में जिक्र है कि पूरी दुनिया तहस नहस हो रही थी और एक बहुत बड़ा फ्लड आया था एक अर्थ के ऊपर, और गॉड ने मतलब बेसिकली बचाया था कुछ इंसानों को, कुछ जानवरों को। एक बड़ी सी शिप थी, उसके ऊपर सब कुछ लोडेड था। तो बाइबल के अंदर मतलब जो भी थ्योरी गिवन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कि जब दुनिया ख़त्म हो रही थी और ये जब फ्लड आया था पूरा का पूरा इस पूरी की पूरी दुनिया में, इस पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर, तो उससे पहले के ये ह्यूमंस थे, तो उनके रिमेन्स हैं शायद से। तो डीप अर्थीज का ये जो पूरा का पूरा वर्क था, उसने जो थ्योरी दी कि एक्सटेंट एनिमल्स की हड्डियों के साथ हमें जो फ्लिंट टूल्स मिल रखे हैं, तो दीज वर द रिमेन्स ऑफ द ह्यूमंस जो कि बहुत पहले रहते थे। बाइबल में जो जिस फ्लड का जिक्र करा गया उससे भी पहले के ह्यूमन बींग्स के ट्रेसेस हैं। इसको एक्सेप्ट तो करा गया लेकिन विद सम जर्नल डाउट, सेप्टिसिज्म मतलब डाउट। जब तक इसकी फाइंडिंग्स को ऑथेंटिकेट करा गया बाद में, तब तक इसकी थ्योरी के ऊपर एक डाउट ही रखा गया। बाद में कुछ जियोलॉजिस्ट आए जैसे हग फैल्कनर एंड जोसेफ प्रेसविच, और बाद में आर्कियोलॉजिस्ट जॉन डी इवेंस। उन्होंने ये देखा फिर, और आप जानते ही हो फिर आगे चलकर, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा था कि बड़े सारे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप हर किसी चीज़ की एज वगैरह को पता लगा सकते हो। तो उन्होंने फिर ये देखा, यस कुछ एनिमल्स के बोन्स हमें ऐसे मिल रखे हैं जो कि आज के समय में तो नहीं देखने को मिलते हमें, वो एनिमल्स वो लुप्त हो चुके हैं, ठीक है। एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि बाइब्लिकल फ्लड और उससे हम उसको कंपैरिजन करें। ह्यूमन बींग्स इस पृथ्वी पर बहुत पुराने टाइम से रह रहे हैं, ठीक है। बाइब्लिकल फ्लड, बाइबल में जो जिस फ्लड का एक टाइम पीरियड गिवन है उससे भी पहले के वो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, और ऐसे कोई दुनिया में आने वाले एक बहुत ही भयानक फ्लड जिसमें इस प्रकार के एनिमल्स रहा करते होंगे, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है हमें। ओके, तो ये सब एक जनरल बातें थी। अभी दोस्तों ये टॉपिक और ज़्यादा रह गया है, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर हम उसको, जो अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बनेगा, बिकॉज हम वहाँ पर एक नए पर्सपेक्टिव के साथ बात करेंगे। तो जनरल हमारी बातें हो गई कि अर्थ की एवोल्यूशन और जियोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर क्या क्या थ्योरीज जो हैं वो पॉस्टुलेट करी जाती हैं साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के द्वारा। अगले लेक्चर में बात करेंगे कि जियोलॉजिस्ट किस तरीके से अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, एंड आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग एरा के, अलग अलग टाइम पीरियड के कौन कौन से ट्रेसेस देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन लाइफ, या फिर ह्यूमन बींग्स जिन जिन चीज़ों को यूज़ करा करते थे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।